का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है। आप और हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, जिसमें आज की तारीख है आपकी 15 मई। ठीक है, 15 मई है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के दोनों पेपरों को कवर कर रहे हैं। मॉर्निंग में आपका साइकोलॉजी चलता है और इवनिंग में आपका रिसर्च पेपर चलता है, जो कि ये दो के दोनों टॉपिक, दो की दोनों यूनिटें जो है यूजीसी फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट एजुकेशन दोनों में कॉमन होती है। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस हैं इस समय, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग रिसर्च पोर्शन पढ़े। रिसर्च पोर्शन में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने वैलिडिटी पढ़ी थी, वैलिडिटी के टाइप्स पढ़े थे, उनके प्रकारों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। अब उसी के साथ नेक्स्ट टर्म जो कि टूल्स ऑफ क्या है आपका, टूल्स ऑफ रिसर्च में क्या पढ़ा? आपका टॉपिक क्या है? टूल्स ऑफ रिसर्च पढ़े हैं। टूल्स ऑफ रिसर्च पढ़े, जिसमें हम लोगों ने वैलिडिटी पढ़ ली थी। वैलिडिटी के बाद अब रिलायबिलिटी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रिलायबिलिटी को। तो रिलायबिलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन, रिलायबिलिटी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले ना। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी होती क्या चीज है, रिलायबिलिटी के बारे में हम लोग जाने। सबसे पहले बताओ रिलायबिलिटी क्या होता है आपका, बताओ सबसे पहले आप लोगों में से आप लोग जवाब दो, फिर उसके बाद हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, उसी बात को लेके। सर ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें कोई भी पक्षपात ना हो, बिल्कुल सटीकता हो जिसमें। विश्वसनीयता की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं क्या? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जिसको बोलते हैं विश्वसनीयता। ठीक, विश्वसनीयता होती है। अब विश्वसनीयता होती क्या चीज है? तो विश्वसनीयता को हम कह सकते हैं कि विश्वसनीयता एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें हम लोग किसी भी परीक्षण को मापते हैं, किसी भी परीक्षण को नापते हैं। लेकिन आप लोगों ने वैलिडिटी पढ़ी थी, वैलिडिटी में आपकी एक्यूरेसी एकदम 100% एक्यूरेसी होती है, जबकि इसमें नियर अबाउट समथिंग के लगभग होता है। कि जब कभी परीक्षण हम करते, मान लो कोई एक बालक है, एक बालक का हमने अभी टेस्ट लिया, फिर 15 दिन बाद हमने टेस्ट लिया, तो दोनों में मान लो पहले अभी हमने लिया उसका टेस्ट, तो मान लो 10 नंबर आया, 20 नंबर का था। कुछ दिन बाद मैंने लिया तो उसके 11 नंबर आए, कुछ दिन बाद लिया तो हो सकता है कि फिर से 10 या 9 नंबर आए। तो कहने का मतलब कि जब कभी भी विश्वसनीयता में होता है, जब कभी भी कोई भी परीक्षण को मापा जाता है, परीक्षण के द्वारा किसी का भी मापन करते हैं, तो लगभग उनके मान जो है समान आते हैं। कहते हैं कि रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर व्हाटएवर इट मेजर। ठीक है, व्हाटएवर इट मेजर की बात करते हैं कि यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है लगभग कितना मान उसके आसपास आ रहा है। ठीक है, इसी को मापन त्रुटि से संबंधित इसको हम जोड़ लेते, कहते हैं कि व्हेन अ मेजरमेंट प्रोसीजर yields consist score when the phenomenon being measured is not changing degree to which score are free to measure error consistently of the measurement। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं जब कभी हम यहाँ पर कोई भी डाटा जो है बदल नहीं रहा है, बदलने की संभावना होती है, तो यहाँ पे मापन की त्रुटि की संभावनाएं थोड़ी बहुत रहती है। ठीक है, क्या कहते हैं? मापन की त्रुटि में मतलब जो भी नापते हैं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि होती, त्रुटि इन द सेंस कि उसमें जो एरर होता है, क्या होता है, जैसे मान लो अभी हमने एक एग्जांपल दिया था एक बच्चे का, आज ले रहे हैं, हो सकता है कि 2 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो जाए और 5 दिन वो बीमार रहे, 6वें 7वें दिन जब स्कूल आए तो हमने फिर से उसका टेस्ट लिया, तो वो जितनी चीजें याद रही होंगी उसके, तो उतने दिन प्रैक्टिस किया नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे एरर्स इसमें आते हैं, रिलायबिलिटी में आते हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का कुल मतलब क्या होता है कि जब कभी एक परीक्षण को जब हम कुछ दिनों में प्रयोग करते हैं उस परीक्षण का, तो उसमें मान हमेशा
एक समान आते, लगभग एक समान आते हैं। लगभग लगाना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? बताओ, बोलो सर मतलब कि सर मतलब इसमें हम वो ऑब्जेक्टिविटी का बता दिए थे, मतलब इसमें लगभग हमेशा रहता है, कुछ हाँ, निश्चित नहीं रहता। अप्रोक्सीमेट जिसको बोलते हैं, लगभग हमेशा बात करेंगे हम लोग इसकी, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अब बात आती है कि जब इतनी बात कर रहे हैं तो ये अब इनके टाइप्स की अगर इंग्लिश में कहेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट। क्या कंसिस्टेंसी बनी रहती, कंटिन्यूटी बनी रहती, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। लिखिए कंसिस्टेंसी, ठीक, कंसिस्टेंसी, हटिए, कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट, ठीक, निरंतरता बनी रहती है। इसका हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, इसका कहते हैं डाटा कलेक्शन मस्ट बी रिलायबल। दूसरा पॉइंट आता है आपका डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन मस्ट बी रिलायबल, ठीक। ये दो पॉइंट इसके लिए आता है आपका। क्लियर? रिलायबिलिटी के लिए ये की पॉइंट्स है आपके, की पॉइंट्स है। लेकिन जब इतनी बातों को हम समझ गए, इतनी बातों को मान लिया, तो आगे अब बात आती है कि ये कितने भागों में डिवाइड हुआ है आपका, ठीक, कितने भागों में इनका बंटवारा हुआ। इसका डेफिनेशन बता दीजिए। हाँ बोले बोले सर इसका डेफिनेशन बता दें, लिख लें। हाँ, इसका डेफिनेशन लिख लो। जब किसी परीक्षण का प्रयोग हम, जब किसी परीक्षण का प्रयोग हम जब किसी परीक्षण का प्रयोग हम कुछ कुछ दिनों में या कुछ कुछ समय पर या कुछ 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 अंतराल पर, ये सही रहेगा, कुछ कुछ अंतराल पर उसका प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ अंतराल पर उसका प्रयोग करते हैं, तो उनके मानों में समानताएं, तो उनके मानों में समानताएं मिलती हैं, तो उनके मानों में समानताएं मिलती हैं। इसी को विश्वसनीयता कहा जाता है। सर इसी को एक एग्जांपल देके और समझा दीजिए, थोड़ा सा डाउट है। कैसे? सर रिलायबिलिटी को, रिलायबिलिटी का भी और समझ में आएगा जब इसके डेफिनेशन, जब इसके टाइप्स बताएंगे। जैसे आप एक एग्जांपल ले, तो जैसे आपके डेफिनेशन में लिखा है कि कुछ कुछ समय अंतराल पर यदि हम किसी भी चीज को मापते हैं, किसी भी विषय वस्तु का मापन करते हैं, तो वो थोड़े थोड़े समय में अप्रोक्सीमेट कंसिस्टेंसी उसमें बन रहती है, लगातार कंटिन्यू, पॉइंट कुछ परसेंट का उसमें डिफरेंस आता है और बाकी सब समान रहता है। जैसे मान लो कोई आप सवाल लगाते हो तो किसी में 10.5 आता है, किसी में आप मतलब आप निकालोगे, मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे और मॉड निकालोगे। जब कभी ये तीनों कंडीशन निकालते हैं, तीनों के मान लगभग लगभग एक समान आते हैं। जैसे मान लो 3.5 आया, किसी में 3.4 आया, किसी में 3.2 आया, तो लगभग लगभग ये एक दूसरे के समान होते हैं। इसी को विश्वसनीयता बोलते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक बालक का, कि एक स्टूडेंट है, उसका मैंने टेस्ट लिया, आज मैंने टेस्ट लिया, फिर 10 दिन बाद फिर से टेस्ट लिया हमने। तो जब ऐसे टेस्ट बोल लेते हैं उसका, तो कुछ कुछ समय तो उसके जो है जो नंबर आते हैं वो लगभग लगभग एक समान रहते हैं। लगभग का मतलब होता है एक दो नंबर ऊपर या एक दो नंबर नीचे होता है। इसी को विश्वसनीयता बोलते हैं, ठीक है, इसी को विश्वसनीयता बोलते हैं। अब विश्वसनीयता के लिए ये भी होता है। सर हाँ बोले।
सर मतलब कि इसमें मेजर डिफरेंस नहीं रहता है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस हाँ, रहता है। माइनर डिफरेंस रहता है। और मान लीजिए इसमें जैसे 10 नंबर आए फर्स्ट टेस्ट में, और सेकंड टाइम हमने टेस्ट लिया फिर 10 आ गए, तो वो भी विश्वसनीय रहेगा हाँ, ना? विश्वसनीय रहेगा। लेकिन एक बात बार बार टेस्ट करने पर सेम रिजल्ट आता है। जब कई बार आप प्रयोग करते, जैसे मान लो हर बार आप टेस्ट ले रहे हो, हर बार उसका 10 आ रहा, हर बार टेस्ट ले रहे हर बार 10 आ रहा, तब वो रिलायबिलिटी नहीं होगी, तब वो वैलिडिटी कहलाएगी आपकी। क्या कहलाएगी? वैलिडिटी कहलाएगी आपकी। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ सर, हाँ सर, यही कंफ्यूजन थोड़ा था। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इनके क्या, इनके टाइप्स की बात करते हैं कि ये कितने प्रकार में डिवाइडेशन हुआ है। ठीक है, तो इनके टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड हुए माने जाते हैं। अब दो भाग इनके कौन से हैं बताओ? दो भाग इनके जब हम करेंगे रिलायबिलिटी के, तो दो है आपका, एक स्टेबिलिटी है और एक इक्विवेलेंस है आपका। एक क्या है? सबसे पहले स्टेबिलिटी है, सबसे पहले स्टेबिलिटी लिखिए। स्टेबिलिटी है आपकी, पहला स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी है आपकी। ठीक, स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी है, और दूसरा है आपका इक्विवेलेंस। ठीक, दूसरी आपकी इक्विवेलेंस। ठीक, इक्विवेलेंस। ठीक, ये दो है आपका। एक इसके टाइप्स की बात अगर हम करेंगे, यहां पर लिखेंगे टाइप, टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स में एक ये आया और एक ये आया। सबसे स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी होती है और एक दूसरा होता है इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी होती है आपकी। ये दो होते हैं सबसे पहले आपका। ठीक, ये दो आपको सबसे पहले मिलते हैं देखने को। ठीक है, स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी और इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी, आपको दो चीजें देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पर जो इसके डिवाइडेशन हुआ है। अब इसके बाद जो स्टेबिलिटी होती है, इसी का एक पार्ट होता है टेस्ट रीटेस्ट। क्या होता है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एक होती है। फिर इसके बाद इसका डिवाइडेशन जो होता है, इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। तीन भाग में कौन से आपके देखिए। ठीक, सबसे पहले होते हैं इंटर आइटम रिलायबिलिटी आता है आपका, इंटर आइटम रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होती है सबसे पहला पॉइंट। ठीक, पहले इंटर आइटम रिलायबिलिटी होती है। दूसरा होता है इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। ठीक, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी होती है। और तीसरा जो आपका होता है उसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी होती है आपकी। ठीक है, ये होती है आपकी, ये तीन आपके होते हैं आपके। ठीक है, इसके तीन डिवाइडेशन हो गए, तीन पार्ट्स हो गए, इसका मात्र एक पार्ट होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक, चलो लिख लिया? जी सर। बना लो बढ़िया, अच्छे से बनाना। इसमें ऐसे बनाना कि आपको इसमें जो जगह मिल जाए, थोड़ा सा ना इसमें आपको जगह मिल जाए। ठीक, हो गया? जी सर, हाँ।
ये बन गया आपका सबसे पहले आपका। तो इसमें सबसे पहले आप क्या देखोगे, हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती क्या है। तो कहते हैं कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज द डिग्री टू विच स्कोर आर कंसिस्ट ओवर टाइम। कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट वह विश्वसनीयता का डिग्री या वह विश्वसनीयता का माप है जहां पर जिस स्कोर में समय के साथ साथ संगत होते जाते हैं। जैसे आप इसमें क्या होता है टेस्ट रीटेस्ट में, कहते हैं कि सबसे पहले मान लो 10 दिन में टेस्ट लिया, फिर कहते हैं कि मान लो फिर 15 दिन में टेस्ट लिया हमने, फिर 15 दिन में टेस्ट किया, फिर मान लो 20 दिन में टेस्ट लिया। अब ये टेस्ट ले रहे, मान लो यहाँ पर आपका आया, यहाँ पर मान लो कि 20 में से उसके 17 नंबर आए। फिर दूसरी बार टेस्ट लिया तो उसके 15 नंबर आए, तीसरी बार लिया तो 16 नंबर आए। जब ऐसे टेस्ट ले रहे हैं ऐसे तो अप्रोक्सीमेट लगभग दोनों एक समान आ रहे हैं ना, तो ये आता है आपका क्या कहलाता है रिलायबिलिटी। आपका टेस्ट रीटेस्ट ये कहलाता है कि कुछ कुछ समय पर ये जब हम करते हैं तब इसकी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि इसमें जो है जनसंख्या का एक ही नमूना इसके पहले के तुरंत के बाद मतलब इसकी पूरी की पूरी कहानी बता देता है। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम के अब एटमॉस्फेयर को भी वहां बताएगा टेस्ट रीटेस्ट में। अब कहता है कि इसमें जो भिन्नता आती है तो क्यों आती है, वो कहते हैं कि मान लो बालक को घर में टेस्ट लिया गया तो घर में तो वो अच्छे से टेस्ट दिया, उसके मान लो 20 में 17 है, लेकिन जब वो स्कूल गया, स्कूल के एटमॉस्फेयर में बैठकर एग्जाम दे रहा है तो लाजमी है कि आपका जैसे मान लो आप घर में बैठ के पेपर अपने प्रैक्टिस करते हो, लेकिन एग्जाम टाइम में जब जाते हो तो घर के क्वेश्चन के और एग्जाम के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है नहीं आता है। मान लो 5 या 10 क्वेश्चन का आता है, 100 में से आप 5 क्वेश्चन के डिफरेंस आता है तो इसका कोई परेशानी की बात नहीं, ये आपका रिलायबिलिटी में आएगा। ठीक है, अब क्या है आपको हैबिट, अब आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने ऊपर विश्वास करने के लिए रिलायबिलिटी स्थापित करने के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को लगाते हैं। जब क्वेश्चन पेपर हम लोग लगाते हैं तो वो रिलायबिलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंदर आता है रिलायबिलिटी के अंतर्गत आता है आपका। समझ में आ रहा है? जी ठीक, तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर दोनों के बीच देखेंगे हम लोग सर। इसमें टाइम तो सेम, टाइम तो हमारा चेंज हो गया 10 दिन के बाद या फिर 15 के फिर 20 के, बट इसमें जो हमारा ये हुआ कि हम पहले हमारा 12 मार्क्स आए, फिर 15 आए, फिर 16 आए, ये तो मार्क्स में डिफरेंसेस हो गया। नहीं, इसमें ये कहता है, इसमें एक लाइन ही कहता है सेम टेस्ट डिफरेंट टाइम। क्या कहता है, इसकी लाइन याद रखिए, कह रहा है कि सेम टेस्ट होगा और डिफरेंट टाइम होगा। क्या होगा, डिफरेंट टाइम। ठीक, जब सेम टेस्ट हो आपको यही लाइन दिखाएगी कि सेम टेस्ट लिया जाओ लेकिन डिफरेंट समय पर लिया जा रहा हो, तो ये किस रिलायबिलिटी के अंतर्गत आएगा, तो आप बता सकते हो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहता है कि ओनली वर्क्स ऑफ फेनोमेनन इज unchanging example administrating the same questionnaire at different time। मतलब यह केवल तभी काम करता है जब घटना अपरिवर्तनीय हो, चेंजेबल ना हो, परिवर्तन होने वाली ना हो। जैसे एक ही प्रश्न को अलग अलग समय पर लेना आपका। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या, टेस्ट रीटेस्ट। यहाँ पर जैसे मान लो एक क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया, उस क्वेश्चन पेपर को मैंने आप मान लो यूजीसी ने आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा 10 दिन, आज आपसे पूछ लिया, अब कहता है 10 दिन बाद फिर आपसे पूछेगा वही क्वेश्चन, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। हो सकता है किसी के आपको ये थोड़ी बताएगा कि हम लेंगे 10 दिन बाद, अचानक से कह दिया कि 10 दिन बाद फिर से आपका टेस्ट है। तो ये स्कूल में आप देखते हैं कि मंथली जो टेस्ट होते हैं तो क्या होता है कि मंथली टेस्ट क्या होता है, टेस्ट रीटेस्ट के अंतर्गत ही रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी को स्थापित करने के लिए स्कूल्स में हर 15-15 दिन में टेस्ट किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है क्या वो चीजें सही है कि नहीं सही है, इसको चेक करने के लिए इसको बनाते हैं। मेन देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये होगा कि
एक कहेगा कि एक बालक जो है, एक अध्यापक जो है अपने परीक्षण एक क्वेश्चन पेपर बनाता है और उस क्वेश्चन पेपर को पहले हफ्ते में लेता है, फिर उसी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं करता और वो 15 दिन बाद फिर उसी क्वेश्चन को लेके बच्चों के सामने आता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? टेस्ट रीटेस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किसी चीज को चेंज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हुई कि सेम टेस्ट होगा, डिफरेंट टाइम होगा आपका। क्लियर हुआ पॉइंट? बताओ नेहा। जी सर, जी सर। ठीक, अब यहाँ पर इतनी बात होगी। अब यहाँ पर जब ये हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो, अब आते इंटर आइटम रिलायबिलिटी को, जिसको बोलते हैं सबसे पहले, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तुल्यता विश्वसनीयता। ठीक, तुल्यता विश्वसनीयता बोलते हैं। ठीक, तुल्यता विश्वसनीयता हम लोग इसको बोलते हैं आपकी। ठीक, तुल्य विश्वसनीयता या तुल्यता विश्वसनीयता। अब इंटर आइटम रिलायबिलिटी क्या होता है? इंटर आइटम जिसको जिसको हम इंटरनल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसका दूसरा नाम और इंटरनल इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक, इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है आपकी। ठीक, इन आंतरिक, ठीक, इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। जब इसी के डिवाइडेशन को आप पढ़ोगे तो और भी अभी एक चीज बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी आपकी होती है, इंटर आइटम होता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है पहला। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है, कहता है कि द एसोसिएशन ऑफ आंसर टू सेट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन्ड टू मेजर द सेम कंसेप्ट। कहता है कि मापने के लिए एक डिजाइन किए गए प्रश्नों के सेट के उत्तरों का जो संबंध होता है एक ही अवधारणा पर बना होता है, एक ही कॉन्सेप्ट पर बना होता है आपका। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइम को सेम टेस्ट होगा, सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सेम टेस्ट है, यहाँ पे सेम कंटेस्ट सेम कंसेप्ट होगा, सेम कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट, एक प्रकार की अवधारणा के बारे में ये बात करेंगे आपको। क्लियर है पॉइंट? बताओ। हेलो सर। जी सर। सर मतलब जो सेट टाइम अलग हो जाएगा इसमें और टेस्ट भी अलग हो जाएगा, बट कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अभी और बताते ना। अब देखो, क्रोनबेक अल्फा ने भी इसके बारे में बताया। क्रोनबेक अल्फा के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें अभी पढ़ेंगे, अभी क्रोनबेक अल्फा के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें कहता है कि क्रोनबेक अल्फा में जो है एक ऐसा आंकड़ा होता है जिसमें आमतौर पर इंटर आइटम विश्वसनीयता, ये क्रोनबेक अल्फा का प्रयोग हम इंटरनल कंसिस्टेंसी में प्रयोग करते हैं ना। तो अभी बताएंगे कि इसमें क्रोनबेक अल्फा वाला भी मत पढ़ो, अभी हम फॉर्मूले सब बताएंगे आपको बहुत ही इजी वे में, जो कि एग्जाम में आता है हम लोगों के ना। सर ये कह रहे हैं जैसे सेम कंसेप्ट का मतलब ये हो जाएगा ना कि हमारा जितना भी मैटर रहेगा वो सेम रहेगा, सेम कंसेप्ट। हाँ, कंसेप्ट सेम रहेगा कि एक ही आपको मान लो पावलाव पढ़ाया गया और पावलाव से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस क्वेरी किए जाएंगे, लेकिन हो सकता है 5 सवाल इस बार अलग दिए जाए, 5 सवाल उस बार अलग दिए जाए। तो अब आप एक यूजीसी नेट वाले क्या करते हैं, हम लोगों को 10 यूनिट दे दिया है, मतलब इस 10 यूनिट से ही क्वेश्चन पूछने हैं उनको। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे हम लोग से क्वेश्चन पूछते कि नहीं पूछते हैं। तो सेम कंसेप्ट है, सेम टेस्ट नहीं है, सेम कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट के आधार पर ही हम लोग से क्वेश्चन ये बार बार घुमा फिरा कर पूछते रहते, देखते नहीं पूछते हैं हम लोगों से। ठीक, अब इसी के टाइप, अब बात ये है इसके टाइप को जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा।
चलो इसके टाइप भी बता देते, इसके कितने टाइप हैं आपके, ठीक है, तब आपको और समझ आएगा। इसका जो टाइप होता है, एक तो इसी को इंटर आइटम भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम कह सकते हैं कि एक जगह आपको इसका डिवाइडेशन अलग से मिलेगा, डिवाइडेशन इधर बता देते हैं, चलो इस तरफ देख लो, थोड़ा सा घुमा कर तो कई किताबों में या कई जगह पर आपको ये एडिजिज ऐसा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इक्विवेलेंस वाले को यहाँ पर डिवाइडेशन जो होता है इक्विवेलेंस वाले को इक्विवेलेंस वाला जो होता है डिवाइडेशन जो होता है वो टू टाइप्स में होता है। पहला होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी। सर ये टाइप 2 है, ये फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। नहीं, ये एक पहले तरीके से ये डिवाइडेशन हुआ, लेकिन कहीं और किताबों में एक दूसरे तरीके से इसका डिवाइडेशन किया गया, उसको भी बता रहे ना। एक पहला होता है इंटरनल, ये आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी होता है, और दूसरा होता है इंटर ऑब्जर्वर, इंटर ऑब्जर्वर, ठीक है, इंटर ऑब्जर्वर या इंटर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेंस होता है, ठीक है, इंटर ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर होता है, इंटर ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। ये दो टाइप होते हैं, लेकिन इसका डिवाइडेशन जब होता है तो इसके डिवाइडेशन में याद रखिए, ये डिवाइडेशन जो 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है इसको इंटर आइटम होता है, ठीक, और दूसरा जो होता है इसका डिवाइडेशन ये होता है स्प्लिट हाफ। क्या होता है? स्प्लिट हाफ होता है, ठीक है। ये दो डिवाइडेशन इसका होता है। फिर इसके बाद स्प्लिट हाफ मेथड को जो स्प्लिट हाफ मेथड का जो डिवाइडेशन होता है वो होता है स्प्लिट हाफ भी जो है एक डिवाइडेशन और करता है। तो एक डिवाइडेशन जो होता है उसको बोलते हैं पैरेलल, जो ये आ रहा है ना पैरेलल फॉर्म, तो पैरेलल फॉर्म इसमें आता है। पैरेलल फॉर्म जो स्प्लिट हाफ का भाग कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस तरीके से भी पूरा का पूरा डिवाइडेशन तो यही है ना, बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे जब इक्विवेलेंट वाला आप करते हो तो इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंतर्गत इंटर आइटम आता है, फिर स्प्लिट हाफ आता है। स्प्लिट हाफ का डिवाइडेशन पैरेलल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है? पैरेलल फॉर्म होता है। अब यहीं पर इंटर आइटम जो होते हैं 3 भागों में डिवाइड हुआ है। कितने भागों में? इंटर आइटम के 3 फार्मूले होते हैं ज्ञात करने के। तो इंटर आइटम के 3 फार्मूले कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका KR20 होता है। क्या होता है? KR20 होता है नंबर 1। दूसरा क्या होता है? KR21 होता है, K21 या KR21, लेकिन KR21 होता है। और तीसरा होता है आपका कॉन्वेक्स अल्फा। क्या होता है? कॉन्वेक्स अल्फा होता है। कॉन्वेक्स अल्फा होता है आपका। स्टक हो गया, अब आ रहा है? वीडियो स्टक हो गई है। अब आ रहा है? अब आ रहा? हेलो, हाँ वीडियो आ रहा है सर? नहीं सर, वीडियो स्टक हो गई है। आ तो रहा है, मेरा हाथ तो आ रहा, ठीक है, आ रहा है ना? हेलो, नहीं सर, मेरी तरफ आ रहा। आप फिर से उसको लीव करके फिर से करिए ज्वाइन। जी आया? नेहा आ गया? हेलो, हेलो, हाँ अब सही दिख रहा है? जी सर। चलो यहाँ पे देखो। हाँ सर, अब यहाँ पर जो इंटर आइटम रिलायबिलिटी होता है, इसमें 3 फार्मूले हम लोग को पढ़ने, KR20, KR21 और कॉन्वेक्स अल्फा हम लोग को पढ़ने को मिलता है।
ठीक है। और वहीं पे एक कापा फॉर्मूला होता है, एक कापा क्या फॉर्मूला होता है, उसको भी पढ़ने को मिलता है। तो वो आपका इंटर ऑब्जर्वर में मिलता है। किसमें? इंटर ऑब्जर्वर में मिलता है कापा फॉर्मूला। ठीक, कापा फार्मूला इंटर ऑब्जर्वर में पढ़ने को मिलता है। तो ये इसके इतने डिवाइडेशन होते हैं। अब चलो इसमें जो जो डिवाइडेशन करें उनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या डिवाइडेशन करें। सबसे पहला आपने पढ़ा है, ये आपको इंटर आइटम के बारे में पढ़ा चुके हैं। स्प्लिट हाफ के बारे में बता देते हैं कि स्प्लिट हाफ क्या होता है। ठीक है, तो स्प्लिट हाफ कहता है कि ये पैरेलल फ्रॉम, कहता है कि पैरेलल फ्रॉम ऑफ रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। ये कहते हैं विश्वसनीयता का समानांतर जो रूप होता है वो स्प्लिट हाफ आधा विश्वसनीयता होती है, जिसमें इसमें हम लोग देखेंगे कि इंटर ऑब्जर्वर में हम लोग कापा फार्मूला लगाते हैं। इसमें किसी भी चीज को हम आंतरिक रूप से उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं। जैसे 50 आइटम है, 50 आइटम को हम उसको देखेंगे, प्रत्येक आइटम को उसको देखने के बाद तब उसको हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, उसको समझने के बाद तब हम डिवाइडेशन करते हैं उसका। लेकिन ऑब्जर्वर में तो ये, लेकिन यहीं पर जब स्प्लिट हाफ की बात करते हैं तो स्प्लिट हाफ में कहता है कोई भी डेटा होगा उस डेटा को हम लोग इक्वली रूप में डिवाइडेशन करेंगे। क्या कहता है कि इसमें किसी भी चीज, जैसे मान लो 50 आइटम है, 50 आइटम में या 50 विषय वस्तु है, उनके लिए परीक्षण के लिए दो समतुल्य आधे आधे भाग डिवाइडेशन करने पड़ेंगे। ठीक, तो जब 50 को दो भागों में आप डिवाइड करोगे तो 25 दो भागों में डिवाइड करोगे, तो इसी को स्प्लिट हाफ बोला है इन्होंने। ठीक, क्या बोला है? स्प्लिट हाफ बोला है यहाँ पे। जी सर। हाँ, अब इसका बात होती है, हाँ, इसका प्रयोग कब करते हैं ये जानो। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब विशेष रूप से परीक्षण बहुत लंबा होता है या फिर विभाजन करने के लिए इसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब इसको कैसे, सम या विषम रूप में हम डिवाइडेशन कहते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू split the test into two is using the odd even strategy। मतलब या तो हम सम में डिवाइड कर लेते हैं या फिर विषम में डिवाइड करके अपने जो भी कंटेंट होता है उसको हम लोग निकालते हैं आपको। ठीक, यहाँ पर इसलिए ये प्रयोग होता है कुल मिला के। हाँ बोलिए, अब आप नेहा बोलो। सर वो ऑब्जर्व का आपने क्या बताया था? कप्पा जो अल्फा यूज होता है, बट ऑब्जर्व में हम कैसे करेंगे? ऑब्जर्व करने के बाद कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा। चलो अभी बता दे, पहले स्प्लिट हाफ पे बात करें, स्प्लिट हाफ क्लियर करो, फिर उसके बाद में उधर भी चलते हैं। हाँ, अब आप बताओ। स्प्लिट हाफ तो सर क्लियर है। हाँ, नेहा को भी क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद चलते हैं, हम उसको समझाते हैं। पहले नेहा बताओ। सर इसको लंबे समय के लिए जैसे यूज किया जाता है ना, लंबे समय के लिए जब आपके परीक्षा इसमें कहता है कि स्पेशली एप्रोप्रिएट व्हेन द टेस्ट इज वेरी लॉन्ग। जब परीक्षण आपका बहुत बड़ा हो तो उसको छोटे रूपों में, मतलब इजी वे में करने के लिए आपको कोई ना कोई तो चाहिए ना टेस्ट। तो रिलायबिलिटी टेस्ट में आप कौन सा स्प्लिट हाफ को लगाएंगे, जिसमें क्या होता है, आपको क्या होता है, दो भागों में डिवाइड करके आप उसको काम कर सकते हो। फिर लंबे समय तक के नहीं, लंबा जब वो टेस्ट उसके लिए होता है। जैसे मान लो आपके पास पॉपुलेशन 2000 है और आपको टेस्ट करना है, तो आप उसको कैसे करोगे, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? आप उसको इवन और ऑड में डिवाइडेशन कर दोगे और इजी वे में, और कुछ टीचर्स को आप लगा दोगे और उसमें आप कर लोगे उसमें। जी सर, इक्वली फॉर्म में फिर डिवाइड करेंगे हम। हाँ, इक्वली फॉर्म में डिवाइड करेंगे और इवन होगा तो ऐसा इवन में ना। हाँ, तो समझ में आया ये? हाँ सर ये जो KR20 आपने कराया वो तीनों बता दें। वो अभी कंपेयर करके बता देंगे ना, तो दोनों का यूज कैसे, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आता है। तो इसको जो है ऐसे तो नहीं, इसको फॉर्मूला भी बता देंगे, कैसे बताएंगे इसके, फिर इसके हम न्यूमेरिकल्स भी लगवा देंगे आपको। तो न्यूमेरिकल जब लगवा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक जी सर।
अब जैसे आइटम कैसे मिलते हैं, एक इवन मिलता है एक ऑड मिलता है, वो तो क्लियर हो गया ना, इवन ऑड वाला आपका। बताओ पूरी चीजें पॉइंट क्लियर हाँ हुई? सर, हाँ सर। ठीक, अब आपका एक आता है ये ऑब्जर्वर वाले में। ऑब्जर्वर वाले में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कहते हैं कि इंटर ऑब्जर्वर, ठीक है, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी करेस्पॉन्डेंस बिटवीन मेजर मेड बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। मतलब कहता है कि इंटर ऑब्जर्वर विश्वसनीयता विभिन्न पर्यवेक्षकों द्वारा किए गए उपायों के बीच एक सॉल्यूशन को लेकर आता है। क्या करते हैं कि इसमें होता है आंतरिक रूप से कई ढेर सारे ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे मान लो एक क्रिकेट टीम है, एक फुटबॉल टीम है, उस फुटबॉल टीम में रिलायबिलिटी चेक करना चाहता है कि वहां पर बच्चे जो है या जो प्लेयर्स होते हैं वो एग्रेसिव कब होते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग वे में बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो वो सब लोग अपने अपने तरीके से उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद तब उसके बारे में वो बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इंटर, तो इसीलिए तो इंटर ऑब्जर्वर में किसी एक व्यक्ति के ऑब्जर्व, इन्होंने बोला तो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को लेकर तब हम उसका मापन करते, तब हम उसको यूज करते हैं ना। किसी एक ही व्यक्ति या एक ही पर्सन को ऑब्जर्व करके हम नहीं करेंगे। जैसे हमें मान लो एक कंडीशन में बताया कि फुटबॉल खिलाड़ी जो है, प्लेयर जो है जब खेल खेलते हैं तो वो एग्रेसिव कब हो जाते हैं, कितना एग्रेसिव होते हैं, ये किसी एक प्लेयर पर नहीं बल्कि 11 या दोनों टीमों के देखते हैं कि किस किस कंडीशन में कौन कौन कैसे आपका एग्रेसिव होता है, तो उसको जो है किसी एक पर नहीं कई लोगों पर जब करते तब जाके इसको बताते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब भी तो यही होता है, जब एक नहीं दो नहीं 3 4 5 कई लोगों पर हम लोग बात करते हैं तब वो रिलायबल माना जाता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये आप किसी व्यक्ति के साथ एक दिन रहकर, 2 दिन रहकर या 6 महीने रहकर आप नहीं कह सकते हो कि वो पर्सन मेरे लिए रिलायबल है। कब, जब मान लो कोई एक काम किया आपने, आपके साथ वो खड़ा है, दूसरा काम कर रहे हैं उसमें भी आपका खड़ा है, हो सकता है तीसरे में ना खड़ा हो। भाई एक खुशियां आई तो है, 2 खुशियां आई तो है, तीसरे में प्रॉब्लम आई तो वो छोड़ के भाग गया। तो ऐसे कंडीशन, तो रिलायबिलिटी जो है बहुत काफी समय बिताने के बाद जब ऑब्जर्व करोगे उसको तभी तो आपको समझ में आएगा वहां पर। तो ये यहाँ पर बताने की बात करता है आपका। और पैरेलल तो इसी के साथ स्प्लिट हाफ के साथ जुड़कर चला जाता है कि इक्वली रूप में जो डिवाइडेशन होता है आपका। बताओ समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सर इसमें जो पैरेलल हमारा है वो तो 50-50 हो जाता है, इसमें ओवरऑल हो जाता है ना कि सभी। हाँ, उसमें ओवरऑल पैरेलल का मतलब होता है समतुल्य, पैरेलल का मतलब होता है समतुल्य। जी सर। ठीक, समतुल्य समान से। अब समतुल्य को डिवाइड करना है तो स्प्लिट हाफ का प्रयोग इसके अंतर्गत आता है। तो स्प्लिट हाफ में पहले ही कह गया इवन या ऑड, इन दोनों में हम लोग डिवाइडेशन करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। यहाँ पर क्लियर है? बताओ। जी सर। ठीक, अब यहाँ पे इतनी चीजें जब हो गई तो अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं आपको क्या कि यहाँ पर जो कैट 20 कैट 21 है इसको कंपेयर करके बता देना। चलो इसको कंपेयर करके लिख लेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको, ये हमारा छूटेगा नहीं यहाँ पर ना। चलो इसको साफ कर देना, साफ करने का तो हम लिखते हैं कैट 20 कैट 21। सर स्क्रीनशॉट ले ले, सर स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। हो गया सर। ओके ओके, चलो सेंड कर देंगे वो ना, चलिए सेंड कर देंगे वो। अब जो फॉर्मूला बताएंगे इसी फॉर्मूले के बेस पे आपका पूरा का पूरा सॉल्व होगा क्वेश्चन पेपर ना। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे रिलायबिलिटी से रिलेटेड वो सब चीजें यहाँ पर आप लोग शॉर्ट कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। चलो तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है KR20। क्या आता है आपको सबसे पहले? KR20। ठीक, पहला फॉर्मूला ये होता है। ठीक, दूसरा आपका होता है KR21। KR21 होता है आपका।
ठीक, ये दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं ये आपका करेक्ट, ठीक है, करेक्ट या रॉन्ग पे। जब आपको कभी कोई आइटम दिए हो, पहले में आइटम देने के बाद उसमें कहता है कोई करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, कुछ आइटम उसमें करेक्ट होंगे, कुछ आइटम उसमें रॉन्ग होंगे, तो ऐसी कंडीशन के लिए ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। सर ये काफी बड़ा है, इसमें बड़े पेज में आएगा। क्या चीज? सर ये काफी बड़े पेज में आएगा। काफी बड़े पेज में क्या, ऐसे इसकी बनाएंगे ना तब आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो जी सर। हाँ, सर इसमें K20 कौन अल्फा और K क्या चारों को कराएंगे कंपैरिजन में। देखिए फॉर्मूला पहले लिखते हैं, KR20 इज इक्वल टू, ठीक है, KR20 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे K, फिर लिखेंगे K माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर फॉर्मूला होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा पी क्यू, क्या होता है? सिग्मा पी क्यू, ठीक है, अपॉन ठीक है, सिग्मा स्क्वायर है आपका, ये ना सिग्मा स्क्वायर इसको बोलते हैं आपको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला कब लगेगा, क्या क्या चीज है इसमें, सब बता देते हैं। सबसे पहले जब कभी आइटम्स आपको दिए हो, क्या दिए हो, सबसे पहले आइटम अगर आपको दिए हो और आइटम में बोले करेक्ट, करेक्ट कहे या रॉन्ग कहे, ठीक, करेक्ट कहे या रॉन्ग कहे, तब हम इसको प्रयोग करते हैं। इसमें कुल मिला के परफॉर्मेंस टेस्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, परफॉर्मेंस टेस्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक, परफॉर्मेंस टेस्ट देखते हैं। और क्या देखते हैं इसमें? और इसमें आइटम लेवल डाटा दिया होता है ना, क्या देता है इसमें? आइटम लेवल डाटा इसमें दिया होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है? डाटा लेवल आपको दिया होता है, आइटम लेवल डाटा लिखेंगे, आइटम लेवल डाटा जो है दिया होता है, ये दिया होता है आपको। और इसमें क्या होता है, अब इसमें बात होती है जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में सबसे पहले के क्या होता है, के बारे में जान लो। के को बोलते हैं नंबर ऑफ आइटम, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ आइटम, पहला तो के हो गया। फिर इसके बाद पी क्या होता है, ठीक है, सबके बारे में जान लो, ठीक है। P क्या होता है आपका? P को बोलते हैं करेक्ट अपॉन n, क्या होता है? करेक्ट अपॉन स्मॉल n होता है आपका, स्मॉल n होता है। फिर आपका Q बराबर होता है रॉन्ग अपॉन स्मॉल n, क्या होता है? रॉन्ग अपॉन स्मॉल n होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये, और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे वेरिएंस फॉर, लिखेंगे वेरिएंस फॉर द टोटल टेस्ट स्कोर, क्या लिखेंगे? ठीक है, वेरिएंस लिखेंगे, वेरिएंस फॉर द टोटल, ठीक है, वेरिएंस फॉर द टोटल टेस्ट स्कोर, टोटल टेस्ट स्कोर, ठीक है, टोटल टेस्ट स्कोर होता है आपका, ठीक है। फिर केयर, अब इतनी पॉइंट हो गए, ये सबका सब पूरा एकदम क्लियर हुआ आपका। नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट करिए, नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं KR20 में क्या है। KR20 में देखिए सबसे पहले KR20 में होता है इक्वल, इसमें होता है इक्वल डिफिकल्टी लेवल, क्या होता है?
इक्वल डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, इक्वल डिफिकल्टी लेवल होता है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में कहता है कि नो लेवल डाटा, जबकि इसमें देता है क्या, आइटम लेवल डाटा दिया होता है, जबकि इसमें नो लेवल डाटा होता है। क्या होता है, नो लेवल डेटा दिया होता है, डाटा का कोई लेवल दिया नहीं होता है, ये हो गया। फिर इसमें कहते हैं कि इसमें जो है आपका क्या होता है, आपका इसमें होता है कि जब प्रश्न आपके सही गलत दिए हो तब भी इसमें कुल मिला के न्यू और ओल्ड पूछता है। क्या पूछता है, इसमें आइटम पूछता है, कहता है आइटम के बारे में क्या बताता है, न्यू और ओल्ड की बात जब पूछेगा, नए और पुराने आइटम की बात जब करेगा, तब इसमें और क्या आता है, इसमें मीन और मीडियन आता है, आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, आपका एसडी आता है आपका। ठीक है, इतने पॉइंट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेंगे, KR21 इज इक्वल टू, ठीक है, KR21 इज इक्वल टू, इसमें भी K अपॉन K माइनस 1 होता है आपका, फिर ब्रैकेट में आपका आएगा 1 माइनस m, ब्रैकेट में K माइनस m, ठीक, K माइनस m अपॉन, ठीक है, अपॉन K सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, K सिग्मा स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये होता है। अब यहाँ के आप जानते हो नंबर ऑफ आइटम्स होता है आपका। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला आपका होता है। समझ में आ रहा है सबकी, सभी चीज समझ में आ गया सबको, बताओ। यहां पर m क्या होगा, k, तो k जो यहां पर था वही वहां पर भी है आपका। मेरी आवाज आ रही है नेहा? यस सर, यस सर, आ रही है। ठीक ठीक, हाँ, तो यहाँ पर जो k वहां पर होता है, k यहाँ पर वही है, k इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या था, नंबर ऑफ आइटम। ठीक, नंबर ऑफ आइटम हो जाता है। इसमें और क्या, वेरिएंस, क्या होता है, वेरिएंस ऑफ स्कोर, ये होता है वेरिएंस ऑफ स्कोर, इसको सिग्मा स्क्वायर बोल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ स्कोर। ठीक, वेरिएंस ऑफ स्कोर, वेरिएंस ऑफ स्कोर होता है। और यहाँ पे m क्या होता है, m नया था, m को हम बोलते हैं मीन। क्या होता है, मीन। ठीक, मीन होता है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर, इतने पॉइंट बताओ सबको। जी सर। ठीक, तो ये हो गए, ये दो फॉर्मूले होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोगों को ना, जो हम लोग को पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आपको पकड़ना क्या है, न्यू आइटम्स। यहाँ पर ये यही आपको डिफरेंस दिखाएगा सबसे ज्यादा। और कुछ आप देख पाओ ना देख पाओ, अगर आपको मीन निकालने को दे दिया गया तो KR20 का फार्मूला हम लोग को लगाना होगा, हम लोग को ना। जी सर। लिख लिया पूरा, बताओ। जी सर, हो गया। जी सर, हो गया पूरा। अब एक और चीज आती है इसमें, एक और आता है, जैसे हमने बताया था इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, या स्ट्रिप हाफ रिलायबिलिटी होती है, या स्पीयरमैन ब्राउनी स्फीयर का फॉर्मूला होता है। उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको दिया गया है। उसके लिए क्या होता है, जब कभी आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी में, आप यहाँ पर लाइन की लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो इसमें कहते हैं जब ऑड एंड इवन आइटम दिए हो, क्या दिए हो, लिखेंगे जब ऑड या इवन आइटम दिए हो। सर ये स्पेयरमैन ऊपर लिख दीजिए।
क्या लिख ले? स्पीयरमैन जो लिखा बोला ना आपने सर, ऊपर लिख दो इसका। लिख तो दिया सब कुछ, कुछ बाकी है ये नहीं, अब लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट है, अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, इंटरनल कंसिस्टेंसी लिख दो। इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक, ये होता है या स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ वाला जब फॉर्मूला आ जाए, ठीक, तो हम स्पीयरमैन ब्राउनी का जो फॉर्मूला लगाते हैं सब, तो उन सब के लिए कहता है कि जब ऑड या इवन आइटम दिए हो, या फिर कह सकते हैं और, ठीक है, ऑड इवन, ऑड एंड इवन दिया हो, या ऑड एंड इवन हो जाएगा, ऑड एंड इवन दिया हो, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। पहले पॉइंट कहता है या फिर आपके ऑड सो न्यू रिलायबिलिटी दी हो, क्या दिया? सर वो बोल रही थी कि स्पीयर का आपने जो नाम बोला है वो लिखते हैं। कहते हैं ऑड सो, कहते हैं ऑड सो न्यू, ठीक, कहते हैं ऑड सो न्यू रिलायबिलिटी यहां पे दी हो, ठीक। यहाँ पर ये दो चीजें जब दी होंगी तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ठीक, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूले को, इससे संबंधित 2 बार सवाल आए हैं, ठीक है, इससे संबंधित 2 बार सवाल आए, उस सवाल को हम लोग लगा लेंगे, ठीक है, उस सवाल को हम लगा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? आपका फॉर्मूला होता है स्मॉल आर एन बराबर, ठीक है, कैपिटल एन स्मॉल r1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, ब्रैकेट में n माइनस 1 और r1 होता है, यहाँ पर r1 होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको r मालूम है, r तो रिलायबिलिटी, r तो निकालना है आपको, क्या करना है? r तो रिलायबिलिटी, r तो निकालना है हमें। सर एन आर स्मॉल के नीचे जो है वो 1 प्लस है या h है? 1 प्लस ये होता है आपका n माइनस 1 है आपका, ठीक, ये होता है। जहां पर आपको ये पता होना है कि कैपिटल N क्या है आपका, कैपिटल N होता है आपका कैपिटल N इज इक्वल टू के एन अपॉन K1, ठीक है, Kn अपॉन K1 होता है। अब Kn क्या होता है ये जान लो, Kn, ये सवाल लंबा होता है इसलिए यूजीसी वाले बहुत कम पूछते हैं, इसमें कुल मिला के बच्चे का 2 से 3 मिनट चला जाता है, इसलिए वो पूछते नहीं। Kn इज इक्वल टू होता है आपका टोटल आइटम, क्या होता है? टोटल आइटम, ठीक, और K1 क्या होता है? K1 को बोलते हैं हम लोग ओल्ड आइटम, क्या बोलते हैं? ओल्ड आइटम होता है आपका, ठीक है, यहां पर ये होता है, इसी को बोलते हैं स्पीयरमैन ब्राउनी अल्फा फॉर्मूला। सर ये नोट कर दें। हाँ नोट कर लीजिए सर, वो नाम इस पे मेंशन करें, मतलब लिखते हैं। लिखो, अच्छा लिख दे, स्पीयरमैन ब्राउन, एक बार क्वेश्चन भी आया था कि स्पीयरमैन ब्राउन का स्पीयरमैन वाला फॉर्मूला जो है कहां पर यूज करते हैं? तो स्प्लिट हाफ में यूज करते हैं या इंटरनल कंसिस्टेंसी में करते हैं। प्रोफेसी है आपका, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी है आपकी, ठीक, ये है आपका इसका नाम, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आपके फॉर्मूलाज जो है कंप्लीट होते हैं। फॉर्मूले तो और भी हैं, अभी यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इसके फॉर्मूले बता दिए, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में आपको पूरा बताते हुए तब चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका रेटिंग स्केल आएगा, आपका एटीट्यूड स्केल आएगा, आपका क्वेश्चनायर स्केल, क्वेश्चनायर आती है आपकी, एप्टीट्यूड टेस्ट आता है और अचीवमेंट टेस्ट आता है और इन्वेंटरी टेस्ट आता है आपका। तो ये सब टेस्ट आप लोग पहले से पढ़े हुए, इसको ज्यादा डीप में हम लोग नहीं चलेंगे इसके बारे में। ठीक है, रेटिंग स्केल क्या होता है, निर्धारण मापदंड। सर इसको अच्छे से बता दीजिएगा, मेरा नहीं पढ़ा सही, मतलब क्लियर है। क्या चीज? रेटिंग स्केल वगैरह सब। रेटिंग स्केल नहीं मालूम है, निर्धारण मापनी। चलो अच्छा नहीं सर, रेटिंग स्केल भी एक क्लास रेटिंग स्केल की होगी। रेटिंग स्केल, सॉरी रेटिंग स्केल कह रहे हैं कि इसके जो और भी हैं आपके, क्या क्या है आपकी टाइप्स ऑफ टूल, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, क्वेश्चनायर, एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, इन सबको भी एक एक बार और लेंगे क्लास, तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा आपका। जी सर, डीप में ही पढ़ा दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डीप में पढ़ाएंगे ना। चलो, तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। रिलायबिलिटी सर इसमें जो तीसरा वाला है, सर इसमें जो तीसरा वाला है उसका फॉर्मूला नहीं होता है, फ्रंट बैक टू जो आपने बताया था। क्या पैरेलल वाला है ना, पैरेलल वाले कोई उसमें रखता है, स्प्लिट हाफ में रखते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, जो आता है यही है आपका। सर आपने 3 बताए थे ना टाइप, KR20, KR21 और फिर क्रॉनबैक 2 बताया था। क्रॉनबैक अल्फा बताया था। हाँ, क्रॉनबैक अल्फा बताया था मैंने। सर उसका नहीं होता? नहीं, उसका ज्यादा पूछा नहीं आता, इसलिए उसको उसका यूज नहीं होता ना ज्यादा। ठीक, चलो बाकी, लेकिन जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो न्यूमेरिकल में आपका अगर उसमें होगा तो उसके बारे में भी बता देंगे आपको ना। जी सर, चलिए ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, देखते हैं अभी शाम को हो पाती कि नहीं हो पाती, नहीं तो मॉर्निंग हम लोग साइकोलॉजी। ठीक है जी सर, चलिए ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू।